हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अव्यक्त अग्रवाल। कोविड इन्फेक्शन के लगभग 1 साल के बाद हमारी ज़िंदगी सामान्य हो, हमारे व्यवसाय सामान्य हो, हमें मास्क से छुटकारा मिले, इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है वैक्सीन का आना। और हम लोग बहुत समय से वेट कर रहे थे और 50 से अधिक वैक्सीन्स विभिन्न देशों में, भारत में भी डेवलपमेंट की फ़ेज़ पर हैं, जिनमें से 4 प्रमुख वैक्सीन्स काफ़ी आगे हैं रेस में। और मेरी फ्रेंड से बात हुई, मेरे फ्रेंड से यूके में जो है उनके हॉस्पिटल्स वगैरह में ये लगना भी शुरू हो गया है, जो कि आप न्यूज़ में भी सुन रहे हैं। और उन्होंने पहले जो फर्स्ट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं और ओल्ड एज होम्स हैं, वहाँ पर पहले वैक्सीन वो लोग दे रहे हैं। भारत में भी तैयारियाँ हो रही हैं वैक्सीन्स के लिए, तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही हमारे देश में भी वैक्सीन आएगा। बट कौन से वैक्सीन्स हमारे लिए अच्छे हैं या पूरी दुनिया में किन वैक्सीन्स में किस तरह के डेवलपमेंट हुए हैं, इसका एक कंपैरेटिव चार्ट मैं आपको दिखाकर थोड़ा सा समझाता हूं और समझते हैं हम, और उम्मीद करते हैं कि हम जल्दी सबसे निजात पाएंगे। देखिए, हमारे देश में क्योंकि पोलियो और मीज़ल्स वगैरह के प्रोग्राम बहुत लंबे समय तक चले हैं, इसलिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वैक्सीन्स देने के लिए अब काफ़ी मजबूत है। पिछले कई दशकों की मेहनत से जो हुआ है, जो कि आंगनवाड़ी तक वैक्सीन्स पहुंच जाते हैं, बहुत छोटे छोटे गांवों तक पहुंच पाते हैं। हालांकि ये क्योंकि बहुत बड़ी पॉपुलेशन है तो ह्यूज टास्क होगा, प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व होगा, लेकिन यदि वैक्सीन आया तो हम जल्दी एक लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को वैक्सीनेटेड कर पाएंगे। और इम्पॉर्टेंट ये है कि 100% लोगों को वैक्सीनेट करना भी ज़रूरी नहीं होता वायरस सर्कुलेशन रोकने के लिए। अराउंड 70% लोग यदि वैक्सीनेट हो जाते हैं और उनमें से कुछ तो नेचुरल इन्फेक्शन भी लिए हुए होंगे, तो एक बड़ी पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड हो जाएगी। अब एक बात आती है कि जो लोग कोविड इन्फेक्शन जिनको ऑलरेडी हो चुका है, क्या उन्हें भी वैक्सीन की ज़रूरत होगी? तो अभी तक की रिकमेंडेशंस में यस, उनको ज़रूरत होगी, हो सकती है। दूसरा है कि क्या चेंजेस वायरस कर सकता है, तो इन वैक्सीन्स का क्या होगा? देखिए, एक बार वैक्सीन का यदि निर्माण हो जाता है किसी वायरस के खिलाफ, तो हल्के फुल्के यदि उसमें चेंजेस होते भी हैं तो हम लोग वैक्सीन्स में भी चेंजेस जल्दी कर पाते हैं, जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल है वो फ्लू वायरस है। फ्लू के जो वैक्सीन्स होते हैं वो साल दर साल बदले जाते हैं हल्के फुल्के उनके स्ट्रेन्स के अनुरूप, स्वाइन फ्लू भी जिसमें इंक्लूडेड होता है। तो वो सब चिंता की उतनी बात नहीं है, मेन है कि वैक्सीन आए और लगना शुरू हो। और अब किस स्टेज पर कौन सा वैक्सीन है, फेज़ 3 ट्रायल में कौन सा है, उसकी डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस क्या हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं उस वैक्सीन की जिससे सबसे ज़्यादा अभी स्वीकार्यता मिली है, एक्सेप्टेबिलिटी मिली है, और अलग अलग देश जैसे कि यूके, यूएसए, इजराइल और भी देश इसको लगवाना शुरू कर रहे हैं, खरीदना शुरू कर रहे हैं। और वह है फाइज़र और बायोनटेक कंपनी का फर्स्ट आरएनए वैक्सीन। हम लोग एमबीबीएस जब करते थे तब आरएनए वैक्सीन्स की पॉसिबिलिटीज़ पढ़ते थे। मैंने इसके पहले कोई आरएनए वैक्सीन है कि आई डोंट नो। आरएनए वैक्सीन आई थिंक ये फर्स्ट है और इसकी 2 डोज लगेंगी और ये मोस्ट इफेक्टिव है। 95% तक इसकी एफिकेसी दिख रही है और 95% एफिकेसी किसी भी वैक्सीन के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। आम लोग सोचते हैं अच्छा अभी भी तो 95% है, 100% इफेक्टिव नहीं है। तो याद रखिए, दुनिया का कोई भी वैक्सीन, चाहे जो आप मीजल्स लगवाते हैं, चिकन पॉक्स लगवाते हैं, डीपीटी लगवाते हैं, जो भी पोलियो, 100% इफेक्टिव कोई सा वैक्सीन नहीं होता। और 90% के ऊपर यदि एफिकेसी है किसी वैक्सीन की तो वे बहुत ही इफेक्टिव वैक्सीन माने जाते हैं। इसमें एक डिसएडवांटेज है जो भारत के लिए ठीक नहीं है, वो इसका स्टोरेज है और ट्रांसपोर्टेशन है। दैट इज़ कि -70 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर आपको चाहिए, और हमारे देश के लिए रियली एक बड़ी चैलेंज होगी, बड़ा चैलेंज होगा। इसलिए ये वैक्सीन शायद उतना इंटीरियर्स तक तो कम से कम हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा पहुंचाना। तो फिर दूसरा वैक्सीन जो है, जिसे भी काफ़ी फेज़ 3 ट्रायल्स उसके पब्लिश हुए हैं, पीयर रिव्यू हो रहा है और परमिशंस के लिए उन्होंने अप्लाई किया और कुछ देशों ने उसको एक्सेप्ट भी करना शुरू किया है। दैट इज़ मॉडर्ना वैक्सीन। इसकी भी एफिकेसी 95% के अराउंड क्लेम की गई है, और क्लेम मीन्स ऑब्वियसली रिसर्च डेटा में आया होगा, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाएगा। 2 डोजेस लगेंगे इसके भी। 2 डोज लगभग 21 दिन के अंतराल में 2 डोज हैं, या जिसे 3 वीक्स कह सकते हैं, 4 वीक्स कह सकते हैं। शेड्यूल्स आएंगे, उसमें शेड्यूल्स में ऊपर नीचे भी होता है इवेंचुअली थोड़ा बहुत। देन इसका जो एडवांटेज है फाइज़र की तुलना में, आप देख रहे हैं कि एफिकेसी लगभग बराबर है, दोनों आरएनए वैक्सीन है। -20 डिग्री सेंटीग्रेड जो है पर ये 6 महीने तक रह सकता है, जो कि रिलेटिवली काफ़ी अच्छा माना जाएगा। कहाँ -70 और कहाँ -20, ठीक है।
और ये यूएस में डॉलर में कॉस्ट इनकी देखिए, आप कंपेरेटिवली चार्ट भी दिया है। मॉडर्ना की $25 आ रही दी हुई है। भारत में अभी इसमें गवर्नमेंट भी पार्टिसिपेट करेगी, बहुत सारा प्राइवेट सेक्टर भी करेगा। कौन सा वैक्सीन आता है दैट वी डोंट नो। हमारा अपना वैक्सीन भी डेवलप हो रहा है भारत बायोटेक वगैरह के द्वारा, तो देखते हैं कि कौन सा आता है। देन इसके बाद मैं बात करूँ, ऑक्सफोर्ड वैक्सीन जो था वो फर्स्ट था जिसने बहुत हाइप क्रिएट की थी और बहुत उम्मीद जगाई थी कुछ माह पहले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑक्सफोर्ड वैक्सीन उतनी इफेक्टिवनेस और एफिकेसी नहीं दिखा पाया। ठीक है, हालांकि लगभग 70% के अराउंड क्लेम हैं और काफ़ी वेरिएबल डेटा है। देखिए 60 to 90% तक इसकी एफिकेसी लिखी हुई है। इसकी भी 2 डोज चाहिए। एडवांटेज ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का ये है कि रेगुलर टेम्परेचर में भी रखा जा सकता है, जो फ्रिज टेम्परेचर होता है 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड का मिडिल कंपार्टमेंट में, जैसे बाकी सारे वैक्सीन रखते हैं उस तरह का। और ये इन कंपैरिजन टू दीज वैक्सीन्स देखिए सस्ता भी है यूएस में और यूके में। देन स्पुतनिक वैक्सीन जो है वो रशिया का, और आई थिंक ये फर्स्ट वैक्सीन है जो लगना शुरू हुआ प्रैक्टिकली। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इसका जो फेज़ 3 ट्रायल्स है वो प्रॉपरली पब्लिश नहीं हुए और पीयर रिव्यू नहीं हुए, इसलिए इसको जो ग्लोबल एक्सेप्टेंस है, WHO FDA वगैरह के जो एक्सेप्टेंस हैं और वो नहीं मिले। इस वजह से ये ग्लोबली बहुत ज़्यादा अभी रिकग्निशन नहीं है। आगे और रिजल्ट्स जब आएंगे, जो पीयर रिव्यू होगा, इसके बाद हम कह सकते हैं। हालांकि जो वहाँ की जो भी स्टडीज़ हैं एग्जिस्टिंग, जो उनमें 92% तक एफिकेसी दी है और ये वायरल वेक्टर से बना है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाएगा 92% एफिकेसी। और रेगुलर फ्रिज टेम्परेचर में रख सकते हैं, ये ड्राई फॉर्म में है, सबसे बड़े एडवांटेज है। यदि ये रियली इफेक्टिव हुआ तो भारत जैसे देशों के लिए इस तरह के वैक्सीन्स काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर वैक्सीन्स अभी तक के ट्रायल्स में काफ़ी अच्छी एफिकेसी शो की है इन्होंने। साथ ही साथ में साइड इफ़ेक्ट्स प्रोफाइल भी अभी तक ठीक लिखा है। हालांकि साइड इफ़ेक्ट्स का जो स्टडी है एविडेंस बेस्ड मॉडर्न मेडिसिन में कंटिन्यूसली चलती रहती है, और एक भी यदि व्यक्ति को, एक भी बच्चे को सीवियर रिएक्शंस कुछ होती हैं तो फिर पूरा इन्वेस्टिगेशन होता है, यहाँ तक कि विड्रॉ भी कर लिया जाता है वो ड्रग या वो वैक्सीन। तो अभी चीज़ें, क्योंकि ये इमरजेंसी यूज़ एक तरह का के लाइसेंस मिले हैं, एक बहुत ही तेज कई स्टेप्स को स्किप कर करके देशों ने और एजेंसीज ने इनको वैक्सीन्स को लाइसेंस दिए हैं। तो ये फुल एंड फाइनल तो नहीं है, आगे बदलाव भी होंगे रिकमेंडेशंस में भी। इनमें से कुछ वैक्सीन्स बेटर माने जा सकते हैं, कुछ कम बेटर माने जा सकते हैं, कुछ विड्रॉ भी हो सकते हैं और कुछ नए भी आ सकते हैं। ऑल काइंड ऑफ पॉसिबिलिटीज आर देयर, बट टिल नाउ दीज आर द 4 वैक्सीन्स विच आर विनिंग द रेस, और हमें रेस को विन करने में हमें भी मदद कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको वैक्सीन से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल एज वेल एज साइंटिफिक क्वेरीज होती हैं, दिमाग में उत्सुकता होती है, वो दूर करने में मदद करेगा। कब तक आ सकता है भारत में, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, तो ये इसके लिए मैं सही व्यक्ति नहीं रहूँगा जवाब देने, बट क्योंकि कई देशों में लगना शुरू हो गया है तो हो सकता है हम Feb-March तक उम्मीद करें, क्या पता तब तक आ जाए। थैंक यू वेरी मच।